नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे IBPS हो, चाहे AFO हो, चाहे BHU, ICR, TGT, PGT, इस तरीके के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इनकी तैयारी से संबंधित हम प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी हमारे चैनल पे जुड़े हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद कहते हैं। आज हम 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि टोंड मिल्क में वसा और SNF की मात्रा बताना है। ठीक है, एक तो फैट की मात्रा बताना है, दूसरा SNF यानी कि सॉलिड नॉट फैट की मात्रा बताना है। ठीक है, वो भी टोंड मिल्क के, ना कि डबल टोंड मिल्क। 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वोल्क मिल्क होता है जिसको गोल्ड मिल्क बोला जाता है, एक मानकीकृत मिल्क होता है, एक टोंड मिल्क होता है, एक डबल टोंड होता है। 4 प्रकार के इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहले यहाँ पे पूछा टोंड मिल्क की, टोंड मिल्क में वसा और SNF की मात्रा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 6%, 9%, 4.5% व 8.5%, 1.5%, 9% और 3% व 8.5%। इसमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3% उसमें वसा पाई जाती है और SNF की मात्रा कितनी पाई जाती है? 8.5% पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, 6 से लेकर 9%। ये पाया जाता है वोल मिल्क। ठीक है, वोल मिल्क जो होता है उसके अंदर इतनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, वोल मिल्क कह सकते हैं कि भैंस का जो दूध होता है उसके अंदर वसा की मात्रा 6% और SNF की मात्रा 9% पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसको गोल्ड मिल्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखें, गोल्ड मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 6% पाई जाती है और SNF की मात्रा 9% पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं 4.5 और 8.5 के बारे में। तो ये होता है जो मानकीकृत मिल्क होता है। ठीक है, जो मानकीकृत मिल्क होता है, मानकीकृत जो दूध होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4.5% पाई जाती है और SNF की मात्रा कितनी पाई जाती है? 8.5% पाई जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1.5% वसा और 9% SNF के बारे में। तो ये पाया जाता है, यानी कि ये जो डबल टोंड होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? डबल टोंड। यहाँ पर टोंड खाली पूछा है, तो डबल टोंड जो मिल्क होता है उसमें पाई जाती है 1.5% वसा पाई जाती है और 9% SNF की मात्रा पाई जाती है। बाकी टोंड मिल्क के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है, 3.0% वसा पाई जाती है, 8.5% ये आपका SNF पाई जाती है। ये गाय में पाया जाता है, गाय का मिल्क इस प्रकार का होता है। ठीक है, बाकी भैंस का दूध जो होता है उसमें 6% वसा और SNF की मात्रा 9% पाई जाती है। इसको वोल मिल्क गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखें। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जामुन के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, असत्य कथन कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जामुन का प्रवर्धन पेंच बडिंग से होता है। दूसरा है इसका बॉटनिकल नेम सीजियम क्यूमिनाई होता है। तीसरा ऑप्शन है इसका उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका होता है। चौथा ऑप्शन है जामुन मिर्टेसी फैमिली का पौधा है। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। तो देख लेते हैं इनकरेक्ट इसमें पूछा सत्य कथन कौन सा है, तो ये इसका हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर पे जो है इसका उत्पत्ति स्थान ये उष्ण अमेरिका नहीं है, इसका उत्पत्ति स्थान इंडो मलाया है। ठीक है, इंडो मलाया यानी कि इंडिया भी कुछ लोग मानते हैं इसका उत्पत्ति स्थान इंडिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडो मलाया इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 3rd नंबर पे। बाकी जामुन का प्रवर्धन पेंच बडिंग से करते हैं, इसका बॉटनिकल नेम जो होता है सीजियम क्यूमिनाई होता है और इसका जो फैमिली है वो मेर्टेसी फैमिली से। अमरूद भी मेर्टेसी फैमिली से है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अमरूद और ये जामुन दोनों मेर्टेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जामुन का क्रोमोजोम नंबर अगर पूछ लेगा कि गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 2n बराबर 40 क्रोमोजोम नंबर होता है जामुन का, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है कि करौंदा यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैरिसा करंडस से संबंध सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा सत्य नहीं है। 4 ऑप्शनों में से एक असत्य मिलेगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, करौंदा की उत्पत्ति स्थान भारत है। दूसरा है करौंदा आयरन का मुख्य स्रोत है। तीसरा ऑप्शन है करौंदा एनाकार्डियेसी फैमिली का पौधा है। चौथा ऑप्शन है करौंदा का प्रवर्धन बीज द्वारा करते हैं। तो इसका इनकरेक्ट जो आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें ये वाला एनाकार्डियेसी फैमिली का नहीं पौधा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, करौंदा जो होता है एनाकार्डियेसी फैमिली का नहीं पौधा है, ये इसकी फैमिली हो जाएगी एपोसाइनेसी। ठीक है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है करौंदा, ये आप याद रखेंगे। बाकी करौंदा का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है, जी एकदम सही है। और करौंदे का आयरन का स्रोत है, ये भी ठीक है। करौंदा का प्रवर्धन बीज द्वारा करते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब इसका जो इनकरेक्ट पूछा है सत्य नहीं है, तो ये हमारा 3rd ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और इसमें कैल्शियम पूछ सकता है, कैल्शियम की मात्रा करौंदे के अंदर कितनी पाई जाती है, तो 0.16% इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। आयरन की मात्रा पूछ सकता है, तो आयरन जो सूखा करौंदा होता है उसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि 29.1% इसके अंदर आयरन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे,
सॉरी दोस्तों 39.1% इसके अंदर पाई जाती है आयरन की मात्रा। ठीक है, सेकंड नंबर पर खजूर आता है। ये सूखे करौंदे की बात कर रहे हैं, ना कि जो हरा करौंदा होता है उसके अंदर नहीं। ये सूखे करौंदे के अंदर 39.1% आयरन की मात्रा पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। और कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है, 0.16% इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन, इसमें करौंदा एनाकार्डियेसी फैमिली का नहीं है, ये एपोसाइनेसी फैमिली का पौधा है। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ भी देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। यहाँ पूछ रहा है खीस, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, के संबंध में असत्य कथन को छांटना है। ठीक है, यहाँ पे असत्य कथन को छांटना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, खीस की अवधि बयानी के 2 से 15 दिन तक होती है, जो गर्म करने पर स्कंदित यानी कि फट जाती है, जम जाती है। दूसरा ऑप्शन है, खीस में अम्लता 0.2 से लेकर 0.4% तक होती है। तीसरा ऑप्शन है, खीस का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। चौथा ऑप्शन है, खीस का हिमांक बिंदु -0.605 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसमें से असत्य कथन को छांटना है। तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट इसमें असत्य कथन है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 से लेकर 15 दिन लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 से लेकर 7 दिन तक। ठीक है, 2 से लेकर 7 दिन तक जो दूध होता है उसको हम क्या कहते हैं, खीस कहते हैं, यानी कि उसको गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है, फट जाता है। बाकी ऑप्शन हमारा यहाँ खीस की अम्लता 0.2 से लेकर 0.4% तक होती है। अगर ये दूध का पूछ ले, ठीक है, दूध में अम्लता कितनी प्रतिशत होती है, तो दूध में आप याद रखेंगे 0.14 से लेकर 0.16% होती है, ये आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे फिर दिया है खीस का पीलापन किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगर पूछ लेगा कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो सफ़ेद रंग किसके कारण हो जाएगा, कैसीन के कारण हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दिया है कि खीस का हिमांक बिंदु कितना होता है। ठीक है, तो -0.605 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर यही दूध का हिमांक बिंदु पूछ ले, तो दूध का हिमांक बिंदु होता है माइनस हो जाएगा 0.52 से लेके 0.56 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा दूध का हिमांक बिंदु। ठीक है, ये सभी क्वेश्चनों का आप रट डाल लिए, एकदम से जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, बेलपत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य को यहाँ भी छांटना है आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बेलपत्र का फल का प्रकार एम्फीसार्का यानी कि हार्ड कोटेड बेरी होता है। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ बेर दिया हुआ दोस्तों, इसको बेल कर लेना। ठीक है, ये बेल रहेगा यहाँ पर, ये आप याद रखें। बेल का उत्पत्ति स्थान इंडिया है। दूसरा है, बेल का फूल आने का समय मार्च अप्रैल होता है। बेलपत्र का एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि असत्य कथन को छांटना है, इनकरेक्ट को छांटना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बेलपत्र का फल का प्रकार एम्फीसार्का यानी कि हार्ड कोटेड बेरी होता है, जी एकदम करेक्ट है। उसके बाद बेल का उत्पत्ति स्थान इंडिया होता है, ये भी सही ठीक है। उसके बाद बेल का फूल आने का समय मार्च अप्रैल होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि फोर्थ ऑप्शन, इसमें नॉन क्लाइमेट्रिक नहीं फल होता है, ये क्लाइमेट्रिक होता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, क्लाइमेट्रिक होता है, ये आप याद रखेंगे, क्लाइमेट्रिक। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बेलपत्र एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, यानी कि ये नॉन क्लाइमेट्रिक नहीं क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। क्लाइमेट्रिक ऐसे फल होते हैं जिनको तोड़ने के बाद क्या उसमें श्वसन दर जो होती है चलती रहती है और वो पकते रहते हैं। ठीक है, पक जाते हैं, तोड़ने के बाद भी वो पक जाते हैं, उसमें खुशबू आती रहती है, महक आती रहती है, पकने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसको कहते हैं क्लाइमेट्रिक फल। और नॉन क्लाइमेट्रिक फल ऐसे होते हैं जिनको तोड़ने के बाद हम उसको आसानी से नहीं पका सकते हैं। ठीक है, उसको नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहा जाता है। जैसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आ जाएगा आपका आम भी क्लाइमेट्रिक फल है, केला ये भी क्लाइमेट्रिक फल है, उसके बाद पपीता ये भी क्लाइमेट्रिक फल है, उसके बाद अमरूद, ठीक है, अमरूद भी क्लाइमेट्रिक फल है, सेब भी क्लाइमेट्रिक फल है, उसके बाद सीताफल, ठीक है, सीताफल ये भी क्लाइमेट्रिक फल है, और खजूर, ये जितने भी फ्रूट हम लिखाएं ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट आते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है, बेलपत्र यानी कि बेलपत्र का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एगल मार्मेलोस होता है। ठीक है, किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है जो बेल आप खाते हैं वो किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें विटामिन B12 यानी कि B12 जो है इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबैल्मिन होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। इसमें से बताना है बेल जो होता है किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या था, राइबोफ्लेविन कहा जाता है इसको, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे B12 भी दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, B2 का अच्छा स्रोत माना जाता है बेलपत्र जो होता है। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी फोर्थ नंबर। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन को लाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध तना परजीवी खरपतवार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछा गया है, हर एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध तना परजीवी खरपतवार पूछा है, कास्क्यूटा है, लोरेंथस है, ओरोबैंकी, एस्ट्राइगला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ओरोबैंकी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओरोबैंकी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, इसमें ये करेक्ट होगा। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक करके बताते हैं आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लोरेंथस। ठीक है, लोरेंथस हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चारों के बारे में। कास्क्यूटा, अमरबेल, ये किसमें, ये होता है पूर्ण, ठीक है, पूर्ण तना परजीवी, इसको क्या कहते हैं, पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी क्या हो जाएगा, कास्क्यूटा, अमरबेल। ठीक है, ये कौन कौन से क्रॉप में लगता है, पूर्ण
तना परजीवी जैसे हो गया रिजका में लगेगा, और किस में लगेगा, प्याज में लगेगा, ठीक है, और गाजर में लगेगा, ठीक है। इन फसलों में पूर्ण तना परजीवी लगेगा कास्क्यूटा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं लोरेंथस के बारे में यहाँ पर देख ही चुके हैं, अर्ध तना परजीवी है, ठीक है। और ये कौन कौन से फसलों में मतलब लगता है इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे जितने भी फल वृक्ष होते हैं जैसे आम, चाय, इन सब फसलों में आपको अर्ध तना परजीवी यानी कि लोरेंथस देखने को मिलेगा। आम के ऊपर देखते हैं एक परजीवी के रूप में प्लांट्स आ जाता है, वो पूरे कवर कर लेता है प्लांट को, उसको लोरेंथस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आम में, चाय में और जितने फल वृक्ष लगते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलता है। ये अर्ध तना परजीवी होता है, ठीक है, ये अर्ध तना परजीवी। उसके बाद बात कर लेते हैं ओरोबैंकी की बात कर लेते हैं। तो ये किस प्रकार का मतलब परजीवी है, तो ये पूर्ण जड़ परजीवी है, ठीक है, पूर्ण जड़ परजीवी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे पूर्ण अर्ध जड़ परजीवी के अंदर, तो इसको भी आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर सोलेनेसी फैमिली जो होती हैं, सोलेनेसी जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, और गोभी हो गया और तंबाकू, ठीक है, इन सब क्रॉपों में पूर्ण जड़ परजीवी लगेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पूर्ण जड़ परजीवी यानी कि ओरोबैंकी किस में लगेगा, सोलेनेसी, तंबाकू, सोलेनेसी फैमिली में जितनी भी सब्जियां आती हैं या क्रॉप्स आती हैं उसमें ये ओरोबैंकी आपको दिखाई देगा। बात कर लेते हैं स्ट्राइगा की। स्ट्राइगा किस प्रकार का अर्ध जड़ परजीवी है, ठीक है, किस प्रकार का पौधा है, अर्ध जड़ परजीवी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अर्ध जड़ परजीवी क्या हो जाएगा, ये स्ट्राइगा हो जाएगा। किस में लगेगा, ये मक्का में लगेगा आपका स्ट्राइगा, और किस में, ज्वार में लगेगा, और किस में, बाजरा में लगेगा, ठीक है, और किस में लगेगा, गन्ना में लगेगा, ठीक है। इन सब क्रॉपों में ये अर्ध जड़ परजीवी स्ट्राइगा देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है मिर्दो रोमिल आसिता जिसको डाउनी मिल्ड्यू रोग कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पूछा चूर्णी आसिता जिसको पाउडर मिल्ड्यू रोग कहा जाता है के नियंत्रण हेतु कौन सी दवाई यानी कि कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले आपको बताना है कि मिर्दो रोमिल आसिता जिसको डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, दूसरा है चूर्णी आसिता यानी कि पाउडर मिल्ड्यू रोग के बारे में पूछा है। तो उसके नियंत्रण के लिए कौन से कवकनाशी का हम प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इमिडाक्लोरोपिड, थाइमिजॉम, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है रिडोमिल, कैराथेन, तीसरा है कार्बेंडाजिम, ट्राइकोडर्मा, चौथा ऑप्शन है इमेजा थाइपर और फ्लोनोफिक्स। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मिर्दो रोमिल आसिता के लिए डाउनी मिल्ड्यू के लिए क्या करते हैं, रिडोमिल का प्रयोग करते हैं, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कैराथेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी ये इमिडाक्लोरोपिड जो है ये कीटनाशी है, ये आप याद रखेंगे, पहला ऑप्शन जो दिया है। और थाइमिजॉक्जाम ये जो है ये भी कीटनाशी है, ये दोनों के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, अंगूर का पुष्करम क्या कहलाता है, ठीक है, आपको बताना है अंगूर का पुष्करम क्या कहलाता है, फेसिकल कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, हाइपेंथोडियम कहलाता है या स्पेडिक्स कहलाता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो अंगूर का पुष्करम है मेरे दोस्त क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिकल और किसका हो सकता है, आम का पुष्करम पेनिकल कहलाता है, और लीची का पुष्करम भी क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, और बेर का पुष्करम क्या कहलाता है, वो फेसिकल कहलाता है, ठीक है, बेर का पुष्करम क्या कहलाता है, फेसिकल कहलाता है। हाइपेंथोडियम किसका होता है, ये हो जाएगा अनार का हो जाएगा, ठीक है, और अंजीर का हो जाएगा, ठीक है, इनका हो जाएगा हाइपेंथोडियम। स्पेडिक्स किसका होता है, स्पेडिक्स मतलब है ABC करके आप याद रखेंगे, ABCD, ठीक है, ABC और D, इन चारों ऑप्शनों से आप स्पेडिक्स का याद कर लेंगे। ए से यानी कि एक्रीनट जिसको सुपारी कहते हैं, ठीक है, एक्रीनट जिसको सुपारी कहते हैं। B से बनाना यानी कि केला, ठीक है। उसके बाद C से नारियल, कोकोनट, ठीक है, नारियल हो जाएगा। और उसके बाद डी से हो जाएगा डेट पल्म यानी कि खजूर। ये चारों ABCD करके आप याद कर लेंगे। स्पेडिक्स जो पुष्करम होते हैं सुपारी का होता है, केले का होता है, नारियल का होता है, खजूर का, इन चारों का पुष्करम जो होता है स्पेडिक्स होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी देख सकते हैं, कौन सा विकल्प असुमेलित है, ठीक है, असुमेलित को छांटना है आपको। अंकुरण प्रतिशत दिया हुआ है, कपास का अंकुरण प्रतिशत 85% होता है, गेहूं का अंकुरण प्रतिशत 85% होता है, मक्का का अंकुरण प्रतिशत 90 से 95 होता है, सोयाबीन का क्या 70 होता है। तो इन चारों में से बताइए इनकरेक्ट कौन सा है, असुमेलित कौन सा है। तो इसका असुमेलित हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन
कपास का अंकुरण प्रतिशत 85% नहीं होता है, ये होता है 65%। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कपास का अंकुरण प्रतिशत कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। इसके साथ आप भिंडी का भी याद रखेंगे, भिंडी का अंकुरण प्रतिशत भी कितना होता है? 65% हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अंकुरण प्रतिशत किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा मक्का का, ठीक है। मक्का का ये आप याद रखेंगे 90 से लेकर 95% अंकुरण प्रतिशत होता है। गेहूँ और जौ का 85% होता है। सोयाबीन का 70% अंकुरण प्रतिशत होता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कपास का 65% अंकुरण प्रतिशत होता है, ना कि 85%। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सत्य ऑप्शन को इसमें छांटना है। भारत में अंगूर 13वीं सदी से अफगानियों द्वारा लाया गया। दूसरा ऑप्शन है भारत में अंगूर 16वीं सदी में यूरोपियों द्वारा लाया गया। तीसरा ऑप्शन है भारत में अंगूर 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। चौथा ऑप्शन है अंगूर का उत्पत्ति स्थान भारत है। तो इन चारों में से सत्य कथन को छांटना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन को आपको देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सोचिए थोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, भारत में अंगूर 13वीं सदी में लाया गया और किसके द्वारा? अफगानियों के द्वारा लाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अंगूर 16वीं सदी में यूरोप द्वारा लाया गया था, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। यानी कि 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में क्या लाया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। तो 16वीं सदी में पपीता को लाया गया था, ठीक है, पपीता को लाया गया था। और उसके बाद 17वीं शताब्दी यहाँ पर दिया हुआ, 17वीं शताब्दी में क्या लाया गया था? अमरूद को लाया गया था, ठीक है, अमरूद को लाया गया था। अंगूर का उत्पत्ति स्थान भारत है। अंगूर का उत्पत्ति स्थान भारत नहीं होता है, अंगूर का उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर होता है, ठीक है। क्या होता है? एशिया माइनर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। या कभी कभी एशिया माइनर ना देखे आर्मेनिया दिया होता है, ठीक है, आर्मेनिया दिया होता है उत्पत्ति स्थान में। कभी कभी इसके स्थान पर आर्मेनिया की और एशिया माइनर ना देकर ब्लैक टू कैप्सियन सागर भी दिया रहता है। तो इन चारों ऑप्शनों के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, अंगूर जो है 13वीं सदी में भारत में लाया गया था, किसके द्वारा? अफगानियों द्वारा लाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विश्व में संतरा की सबसे अच्छी किस्म, जिसे हम पोगन के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। पोंकन जो है ये संतरा की किस्म है, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। और विश्व में सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सी, कुर्ग है, लड्डू है, नागपुर मैंडरीन है, या सतसुमा की है। तो इसको आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ICR और JRF के अंदर भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन कि पोंकन जो है ये किसकी किस्म है। तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागपुर मैंडरीन की किस्म है, ठीक है। पोंकन किसकी है? नागपुर मैंडरीन की किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सतसुमा की बात कर लेते हैं। सतसुमा संतरे की है, लेकिन किस प्रकार की है? बीज रहित किस्म है, ठीक है, सीडलेस वैरायटी है सतसुमा जो है संतरे की, ये आपकी याद होनी चाहिए। कुर्ग जो है, कुर्ग कहाँ की है? ये कुर्ग हो जाएगी दक्षिणी भारत में, ठीक है, दक्षिणी भारत में इसको लगाते हैं। और लड्डू और खांसी, ये दो वैरायटियाँ आपको याद होना चाहिए। लड्डू और खांसी दोनों वैरायटियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएंगी असम के अंदर, ठीक है। लड्डू और खांसी कहाँ पर लगाई जाती हैं? असम के अंदर लगाई जाती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन, नागपुर मैंडरीन। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जैविक खेती के पिता कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है किसे जैविक खेती के पिता कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड वाटर नॉर्थबॉर्न को, दूसरा है मोसानोबू फुकुओका को, तीसरा है रोडोल्फ स्टीनर को, चौथा ऑप्शन है सर अल्बर्ट होवार्ड को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग लगा लीजिए इसको, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर अल्बर्ट होवार्ड को, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैविक खेती के पिता किसे कहा जाता है? सर अल्बर्ट होवार्ड को कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रोडोल्फ स्टीनर को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये जो रोडोल्फ स्टीनर जो दिया है थर्ड ऑप्शन पे, ये क्या है? ये बायोडायनेमिक खेती के अवधारणा इन्हीं के द्वारा दी गई थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बायोडायनेमिक खेती की अवधारणा, ठीक है, इनके द्वारा दी गई थी, रुडोल्फ स्टीनर के द्वारा। उसके बाद बात कर लेते हैं लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न, ठीक है, ये हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड, ठीक है। पूरे विश्व में ऑर्गेनिक फार्मिंग किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा। मोसानोबू फुकुओका, ये कहाँ के हैं? जापान के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक हैं? जापान के हैं। और इन्हें प्राकृतिक खेती के पिता कहा जाता है, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? प्राकृतिक खेती का पिता कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, मोसानोबू फुकुओका को प्राकृतिक खेती का पिता कहा जाता है, जापान के वैज्ञानिक हैं, ठीक है। ये इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, आपको पढ़ना है कौन सा सही है, ए बी या ए सी डी, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आंवले में फल युग्मक सुसुप्तावस्था पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन आंवले में कसेलापन टेनिन के कारण पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है आंवले में फूल अगस्त माह में आते हैं। चौथा ऑप्शन है आंवले में अनिर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर फलन होता है। उक्त में से सही कथन को छांटना है, ए और सी सही है, या ए और बी सही है, या बी और सी सही है, या सी और डी सही है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या सही हो जाएगा? ए और बी करेक्ट है। आंवले में फल युग्मक सुसुप्तावस्था पाई जाती है, ये एकदम करेक्ट है। उसके बाद आंवले में कसेलापन टेनिन के कारण पाया जाता है, जी एकदम सही है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। यहाँ पर आंवले में फूल जो है अगस्त माह में नहीं आते हैं, यहाँ पर कब आते हैं? मार्च के महीने में आते हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिफला चूर्ण किन फलों से मिलकर बनता है? आप लोग त्रिफला चूर्ण खाते ही होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है किन किन फलों से मिलकर बनाया जाता है। पहला ऑप्शन आंवला, बेर और हरड़। दूसरा ऑप्शन है आंवला, हरड़, बेलपत। तीसरा ऑप्शन है आंवला, हरड़, बहेड़ा। चौथा ऑप्शन है आंवला, बहेड़ा और फालसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवला से हम बनाते हैं, हरड़ से बनाया जाता है और बहेड़ा से बनाते हैं। तीनों को हम मिलाकर क्या बनाते हैं? ये त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देख सकते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से बैर की देर से पकने वाली, ठीक है, यहाँ पूछा है देर से पकने वाली, यानी कि इसको क्या कहेंगे? पछेती कहेंगे। और बड़े फल लंबे फलों वाली किस्म कौन सी है? मुंडिया है, गोला है, बैर है या उमरान। ये चारों किस्में किसकी हैं? ये बैर की किस्में हैं, ठीक है। यहाँ पे बताना है देर से पकने वाली, यानी कि पछेती किस्म होनी चाहिए और उसके फल बड़े आकार के होने और लंबे फल लगते हों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसके ऐसे लक्षण होते हैं? तो ये हो जाएंगे उमरान के। उमरान एक प्रकार की पछेती किस्म है और इसके फल बड़े आकार के लगते हैं और लंबे लगते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ याद रखेंगे, इलायची। इलायची भी ये भी पछेती किस्म है, ठीक है। इलायची भी किस प्रकार के? पछेती किस्म है और ये एक प्रकार की सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। इलायची ये आप याद रखेंगे। मुड़िया की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन मुड़िया की मध्यम पकने वाली किस्म है, ठीक है। गोला की बात कर लेते हैं। गोला अगेती किस्म है, ठीक है। गोला कैसी किस्म है? अगेती है। सेब की बात कर लेते हैं। सेब क्या है? ये भी मध्यम किस्म है, ठीक है। चारों ऑप्शनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बैर की एक चतुर्गुणित जिसको टेट्राप्लॉइड कहते हैं, इसका क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 2n बराबर 48। परंतु इसकी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी किस्म है जो अष्टगुणित यानी कि ऑक्टाप्लॉइड 2n बराबर 96 प्रकार के? इन दोनों ऑप्शनों को आपको बताना है। दोनों ऑप्शन पहला देख लेते हैं, उमरान सेब, दूसरा गोला इलायची, तीसरा कोमाकृति और थार सेब का चौथा ऑप्शन है उमरान और मेहरून। आपको बताना है टेट्राप्लॉइड और ऑक्टाप्लॉइड दोनों किस्मों के बारे में आपको बताना है कौन सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर गोला जो है ये आपकी हो जाएगी टेट्राप्लॉइड, ठीक है। किस प्रकार की हो जाएगी? टेट्राप्लॉइड, यानी कि इसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 48 होता है। और ऑक्टाप्लॉइड जो हो जाएगी ये इलायची की हो जाएगी, ठीक है। ऑक्टाप्लॉइड 2n बराबर 96। इलायची जो होती है ऐसी किस्म है, यानी कि ये सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं। आज का यही हमारा जो सीरीज है क्वेश्चनों की यहीं समाप्त हुई। जितने भी देख रहे हैं सभी लोग से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।